नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। संसद का मॉनसून सत्र, हंगामा आखिर क्यों है बरपा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले सत्र में विपक्ष ने दिखाए कड़े तेवर, तो सरकार का भी पलटवार करेंगे। विस्तार से संसद के मॉनसून सत्र पर चर्चा कि आखिर सियासी खेल में जनता का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं जो तमाम नेता हैं। केरल में सेकुलर सियासत में अव्वल देखने की होड़ में मचा है सियासी घमासान। इस पर भी विस्तार से बातचीथ करेंगे। एसएनडीपी कम्युनिटी के नेता वेल्लापल्ली के बयान के क्या है आखिर मायने, और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों से सांसद शशि थरूर का नाम किसने किया है गायब, इस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ देश में धर्मांतरण के फैलते मायाजाल पर होगी विशेष रिपोर्ट और खास जानकारी देंगे हमारे संवाददाता। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड तक, असम से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कैसे फैला है विदेशी फंड का मायाजाल। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए है तैयार। राज्यसभा में पहलगाम और अहमदाबाद हवाई हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र को बताया विजयोत्सव। स्पेस स्टेशन पर तिरंगे से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की उपलब्धियों पर जताया गर्व। सभी सांसदों ने कहा दल हित में मत ना मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिलना चाहिए। अहमदाबाद विमान हादसे पर नैरेटिव से प्रभावित हुए बिना तथ्यों के आधार पर हो रही है जांच। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा देश में पहली बार क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स को सफलतापूर्वक किया गया है डिकोड। मृत्युदंड और उम्र कैद की सजा काट रहे 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट के सभी 12 आरोपी बरी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया विशेष अदालत का आदेश। और केरल में सेकुलर सियासत पर मचा घमासान। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों से सांसद शशि थरूर का नाम गायब, तो पार्टी नेता मुरलीधरन ने कहा वे हमारे साथ नहीं। वहीं एसएनडीपी कम्युनिटी के नेता वेल्लापल्ली के बयान पर कांग्रेस पार्टी आक्रामक। वेल्लापल्ली ने वामपंथी सरकार पर मुस्लिम समुदाय के दबाव का लगाया था आरोप। कहा था कुछ वर्षों में केरल होगा मुस्लिम बहुल राज्य। तो इस वक्त में सबसे पहले चर्चा होगी मॉनसून सत्र की। आखिर हंगामा क्यों है बरपा और हंगामे से गुम हुई चर्चा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सरकार की कोशिश है कि सभी मुद्दों पर सदन में सार्थक चर्चा हो, लेकिन पहले दिन से यह साफ हो गया है कि विपक्ष अपनी शर्तों पर सरकार से बहस चाहती है। हंगामे के कारण कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा है। सवाल यह है कि अगर सरकार ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमले और अन्य मुद्दों पर चर्चा चाहती है तो फिर यह हंगामा क्यों है। क्या विपक्ष चर्चा नहीं बल्कि यह दिखाना चाहता है कि सरकार गंभीर नहीं है। मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मॉनसून सत्र नवीनता का प्रतीक है, यह राष्ट्र के लिए विजय उत्सव का प्रतीक है। पहली बार इस स्पेस स्टेशन पर तिरंगा लहराया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए क्रूर अत्याचार और नरसंहार ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। दलगत स्वार्थ को परे रखकर देश हित में हमारे अधिकांश दलों के प्रतिनिधियों ने दुनिया के अनेक देशों में जाकर एक स्वर में दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने का बहुत ही सफल अभियान चलाया। पीएम ने कहा कि वो उन सभी सांसदों की, सभी दलों की राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सराहना करना चाहते हैं। इससे देश में एक सकारात्मक माहौल बना है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है।
कि लोकसभा में प्रश्नकाल देश से जुड़े अहम मुद्दे होते हैं उसमें, और उसे रोककर अन्य चर्चा कहां तक उचित है। आज राज्यसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार तकरार देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां पहलगाम हमले को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं जेपी नड्डा ने जोरदार तरीके से इस पर पलटवार किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का सामर्थ्य देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 मिनट के अंदर आतंकवादियों के आकाओं के घरों को पाकिस्तान में जमींदोज कर दिया गया। मेड इन इंडिया सैन्य शक्ति के इस नए रूप की ओर दुनिया बेहद आकर्षित है। भारत को लेकर दुनिया का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास और नक्सलवाद को खत्म करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज कई जिले नक्सलवाद से मुक्त हैं। देश में माओवाद और नक्सलवाद का दायरा छोटा हो रहा है। हमें गर्व है कि बंदूक के आगे हमारे देश का संविधान जीत रहा है। जो जोन पहले रेड जोन था वो अब देश के लिए ग्रीन जोन बनता जा रहा है। और इस सत्र में देश इस गौरवगान को पूरा तरह से सुनेगा। जाहिर है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को देश के सामने रखेगी, लेकिन विपक्ष सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध और हंगामा करके अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। तथ्यों के आधार पर उन्हें सरकार से सवाल पूछने का हक है, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि अपनी अपनी सियासत में इस हंगामे के कारण लोकहित के मुद्दे कहीं पीछे न छूट जाएं। तो पीएम मोदी ने सत्र से पहले मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत पे उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में आतंकियों के ठिकानों को जमींदोज कर दिया। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल तक जो रेड कॉरिडोर था वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन बन चुका है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सब 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ
ये अपमानजनक है। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का कहना है कि हर मुद्दे को सरकार देश और दुनिया के सामने रखेगी, हर मुद्दे पर वो चर्चा चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलाना पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। सदन अच्छा से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर के हमको काम करना होगा। आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा। कई अहम मुद्दे हैं जिस पे सब पार्टी ने अपना विचार रखा है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, तो हम तो खुले दिल से चर्चा के लिए तैयार है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान और संसद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, स्वागत है। और निशांत राय हमारे संवाददाता संसद से जुड़े हुए। और निशांत, आपके साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आप वहां रिपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह से आप देख पा रहे हैं, आज पहला दिन है मानसून सत्र के बाद और सदन चलता हुआ दिख नहीं रहा है, बार बार हंगामा हो रहा है। क्या दोनों पक्षों के बीच में जो बातचीत हुई थी, इसके पहले जो मीटिंगें हुई थी, उसमें तय किया गया था कि सदन चलाया जाएगा, लेकिन ये नहीं चल पा रहा है? क्या वजह है, कैसे देख रहे हैं और क्या किया जा रहा है कि सदन आगे चले? जाए तो सरकार ने कल जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो बैठक में चर्चा की गई थी कि किस तरीके से सदन को बेहतर तरीके से चलाया जाए। उसको लेकर तमाम दलों ने अपने सुझाव दिए थे और सरकार ने उस सुझाव को माना भी। और उसके बाद हमने देखा कि आज भी जब ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई या तमाम चीज़ों की बात हुई तो इस पर चर्चा करने के लिए सरकार की ओर से कहा गया कि नियमानुसार चर्चा की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष अपनी मांगों पर पूरी तरीके से अड़ा रहा, जिसका असर लोकसभा के कामकाज में दिख रहा है और लोकसभा लगातार प्रभावित भी हो रही है। 4 बजे लोकसभा में एक बार फिर कार्रवाई होनी है और इसमें देखना है कि क्या विपक्ष सदन को पूर्ण तरीके से चलने देगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सरकार की ओर से हमने देखा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने स्पष्ट किया कि हम इस पूरे मामले पर चर्चा करना चाहते हैं और देश में ये कहीं मैसेज ना जाए कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर या इस पूरे मामले पे चर्चा से बच रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने भी स्पष्ट कहा है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन चलना चाहिए। लेकिन सदन की अगर कार्रवाई में गतिरोध हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि नुकसान जनता का होता हुआ दिख रहा है। वहीं सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष से कह रही है कि इस पूरे मामले पर चर्चा की जाएगी लेकिन नियमानुसार। निश्चित तौर पर चर्चा की जाएगी लेकिन नियमानुसार, और उसके बावजूद हंगामा बरपा हुआ है। विनोद मिश्रा, आपके पास आएंगे। जब ये कहा जा रहा है कि चर्चा की जाएगी लेकिन नियम के अनुसार, तो दिक्कत क्या है, इसके पीछे की सियासत? और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सत्र शुरू होने के पहले जो कहा कि ये दरअसल हमारी गौरव गान जो है वो किया जाना चाहिए, ये विजयोत्सव के तौर पर इस सत्र को देखा जाना चाहिए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पूरा देश देख रहा है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज सत्र शुरुआत से पहले जो मीडिया से बात करते हुए कही, उस बात गौर करने लायक है। पीएम ने जो बात कही है कि जो 22 मिनट के इस ऑपरेशन में भारत ने जो अपने वैभव, भारत ने अपनी जो सैन्य शक्ति और भारत ने अपना जो एक ओज आज के भारत का है उसको दिखाया है। पूरा दुनिया इस बात से आकर्षित है, पूरा दुनिया इस बात से मान रही है। लेकिन संसद में आप पूरे विपक्ष इस बात से लगे हुए हैं और इस चर्चा चाहते हैं कि जो अभी ट्रंप ने अभी क्या बयान दिया है, 22 बार बयान दिया है कि हमने समझौता कराया है। ठीक है, विपक्ष का सवाल बनता है,
लेकिन सवाल इससे इंपॉर्टेंट है निखिल कि 2 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार संसद के विशेष सत्र के लिए विपक्ष के द्वारा जो है लगातार मांग की जाती रही है जी। अब विपक्ष भी इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पे बहस चाहता है तो डेफिनेटली वो होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आप जिस सवाल को लेके पब्लिक में अभी बात कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी का देखिए कि वो लगातार जो एक भ्रम बनाने की स्थिति बना रहे हैं लोगों के बीच में जी। उसमें आपके सेना के अधिकारी के बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी आपके एनएसए ने कहा कि भारत के हवाई जहाज को लेके या भारत के जेट को लेके या भारत के इस आर्म्स के किसी भी एमिनेशंस को लेके अगर जो इतने बड़े बड़े दावे हो रहे हैं उसमें उन्होंने खुली चुनौती दी थी कि भारत के किसी F-16 के बारे में या किसी भी तैयारी के बारे में अगर किसी के पास कोई सबूत है तो क्या दुनिया में देखा है। लेकिन भारत ने दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आप जितने एयरबेस को तबाह किए उसके सैटेलाइट की तस्वीर है। पाकिस्तान में आपने पाकिस्तान के आतंकी सरगनाओं के उस किले को ध्वस्त किया है, यह दुनिया ने देखा है जी। तो आप सबूत दे रहे हैं और वहां कोई सबूत नहीं है, सिर्फ दुनिया के अगर ट्रंप ने ये कहा उसने ये कहा उस बयान पे आप संसद में चर्चा चाहते हैं। तो आपकी इस बात में सीधे सीधी है कि आप तथ्यों पे बहस नहीं चाहते हैं, आप बहस चाहते हैं कि सिर्फ इस बात के लिए कि आप दिखाना चाहते हैं कि सरकार बहस नहीं चाहती है। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं संसद में इस टकराव को तो ये बात सामने में रखनी पड़ेगी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी आज कह रहे थे कि आज का देश संसद के इस सत्र में एक विजयोत्सव बनाने के और विजयोत्सव पूरा देश देखेगा। जब आप स्पेस स्टेशन में तिरंगा फहराते हैं, जब ये सरकार की उपलब्धि बताते हैं कि आज आप देखिए कि पूरे जो रेड जोन और रेड कॉरिडोर की बात जब आप करते थे और उसमें ठीक 10 साल पहले में 89 से 90 जिले होते थे, आज सिमट के 2 से 3 जिले रह गए हैं। तो ये जो सरकार की उपलब्धि है, जाहिर सी बात है कि देश के लिए एक विजयोत्सव है कि आप ये देखिए कि संसद में संविधान ने अपनी संप्रभुता ने कैसे देश और दुनिया में इस बात को साबित किया है और डंके की चोट पर किया है। ये बात तो प्राइम मिनिस्टर की बात रेखांकित हुई है। निश्चित तौर पर प्राइम मिनिस्टर की बात रेखांकित हुई है। संदीप त्रिपाठी, बहुत सारे सवाल जो है वो विपक्ष से पूछे जा रहे हैं, विनोद मिश्रा ने भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। ये भी बात समझना चाहेंगे कि जब ये बार बार कहा जा रहा है कि किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है सरकार, तो हंगामा करना, इसी विषय पर इसी नियम के तहत अभी चर्चा करेंगे, इस तरह की जिद क्या ये नहीं दिखाती कि इन सब के पीछे दरअसल चर्चा नहीं सियासत है? देखिए निखिल जी, ये कोई नया हम कुछ फेस नहीं कर रहे हैं। ये पिछले सत्र की भी यही कहानी रही है, वही कहानी अभी भी रही है। 2-3 चीजें टेक्निकल तरीके से समझते हैं। पहली बात तो विनोद जी ने जो ये कहा कि मोदी जी पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कह रहे हैं, नहीं जी, वो पत्रकारों से बात नहीं करते हैं, वो आप लोगों से डरते हैं, वो डरपोक हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना मैसेज देते हैं, संबोधित करते हैं, वो आके वन साइडेड बात करके निकल लिया। वो यही चाहते हैं कि सदन में भी हो सेम चीज, पत्रकार पूछ ना पाए, वो अपनी बात करके निकल जाए। यही दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है वो डरपोक है, वो सवालों से चर्चा का मतलब तो ये होता है, जब ये कह रहे हैं कि सदन में चर्चा चाह रही है सरकार, तो ये तो चर्चा में तो सभी भाग लेंगे ना, चर्चा तो ऐसे ही होती है। यही बता रहे हैं ना सर, इसीलिए तो भागते हैं चर्चा से। कहाँ चाहते हैं चर्चा? चर्चा वो बात करते हैं ना, कह रहे हैं, कराना हो तो विवाद ही खत्म है। अगर करा दे तो लफड़ा सारा खत्म ना। ये आप पिछले सत्र में हम सब कम से कम 5 डिबेट किए हैं इसी टॉपिक पे कि हम कह रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए, सरकार कहती थी हम कराना, तो चर्चा उन्हीं नियमों के तहत होनी चाहिए, उसी समय चाहिए जब प्रश्नकाल को स्थगित करके पहले चर्चा जो जिस नियम के तहत विपक्ष चाहता है उसी पर होगी, इसी जिद पर चर्चा होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसका मतलब चर्चा जरूरी नहीं है, ईगो जरूरी है कि ये इसी नियम के तहत अभी होगी तो कराएंगे, नहीं तो हंगामा करेंगे। निखिल जी, हर एक चीज का एक महत्व होता है। जैसे न्यूज चैनल एक प्राइम शो होता है, उसकी एक टाइमिंग है, उसका एक महत्व है। हम भी एक शो पर बैठे हुए हैं, तो प्रश्नकाल स्थगित करके चलाने का महत्व है। सर सुन लीजिए, यही मैं कह रहा हूँ सर। चर्चाएं तो हुई है विशेष सत्र बुला के, बात तो इस चीज की चल रही थी। आज सत्र चल रहा है तो फिर नौटंकी शुरू कर दिया। तब वहां पर आप कह नहीं, आप खुली चर्चा करिएगा, कैसे भी करिएगा, हम वहां पर कराएंगे। आप ये कर रहे हैं, आप उसको सचेत कर रहे हैं, इसको सचेत कर रहे हैं। आज आपका रिश्तेदार जब इस तरीके की ट्रंप हुआ
तब आपको भी तब भी दिक्कत। भाई वही ट्रंप हुआ जिसका आप प्रचार कर रहे थे, जाकर यहाँ पर भी विदेश में भी। और तीसरी बात कही जाती है कि संसद का खर्चा हो रहा है, विपक्ष जो है संसद का पैसा बर्बाद कर रहा है। भाई मोदी जी की विदेश यात्रा पर 258 करोड़ रुपए मात्र 2 साल में खर्च हुए हैं, पिछले 2 साल में। अब बात नहीं करते, 2 साल में विदेश में मिला क्या? जब हम पर संकट आए एक विदेश खड़ा नहीं हुआ हमारे साथ। अब इस पे सवाल कैसे पता चलेगा लोगों को? जब चर्चा होगी तो तब कलई खुलेगी, तब पता चलेगा कि शेर है कि रंगा सियार है, तब इनकी असलियत निकलेगी। सेना पर सवाल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि चर्चा होगी तब ये जो तमाम मुद्दे हैं उस पर आप सत्ता पक्ष की सरकार की कलई खोलेंगे, लेकिन चर्चा दरअसल यही एक पेच फंसा है। देखिए संदीप जी वो कह रहे हैं, हाँ बोलिए। निखिल जी एक पॉइंट और रख दूं। ये सब बात ये कही जा रही विमान की, कि विमान गिरे कि नहीं गिरे। 2 लोगों के, मान लीजिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, सुब्रमण्यम जो इनके भाजपा के सदस्य आज भी हैं, उनका एक बयान है। दूसरी बात जाने दीजिए किसी का बयान, हरियाणा में एक विमान ऑपरेशन सिंदूर के समय जिसमें चरखी दादरी का एक व्यक्ति मरा, 9 लोग घायल हुए। वो विमान अगर पाकिस्तान का है तो बताने में क्या दिक्कत है भाई? हम तो कह रहे हैं कि वो F-3 विमान अमेरिका का नहीं, तो इसी बात की तो चर्चा की बात कही जा रही है, इसी पर तो कहा जा रहा है चर्चा है। मुझे लगा आप रोक कर कोई दूसरी बात बताना चाह रहे हैं, मुझे लगा कि आप रोक कर कोई दूसरा पॉइंट ला रहे हैं। इसी पर तो ये सारी बातें आपने बताई, ये सब चीजें चर्चा में तो आएंगी, लेकिन बात फिर वहीं पर आकर अटक जाती है संदीप जी कि चर्चा आप जब जिस नियम के तहत जब चाहेंगे तभी होगा और तभी चर्चा मान्य होगी, और नहीं तो आप आरोप लगाते रहेंगे कि वो चर्चा नहीं चाह रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, सीधा आरोप है कि आप लोग चर्चा नहीं चाह रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं। निखिल जी, अब कांग्रेस को चाहिए उसका चुनावी मंच, और वो संसद को अपना चुनावी मंच बनाना चाहती है। इसलिए वो चाहती है जैसे वो चाहते हैं वैसे चर्चा हो। आप ये बताइए, कल मीटिंग हुई, पक्ष विपक्ष दोनों तैयार है, सारे मुद्दों पे चर्चा के लिए तैयार है, तो उसका एक नियमावली होगी ना कि इस नियम से संसद में चर्चा चलेगी, कि सोनिया गांधी जो लिख के दे देंगे वैसे चर्चा चलेगी। समस्या यहाँ पे आती है। अब पहले कल मीटिंग हुई, मीटिंग में डिसीजन होगा कि सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे, तो विपक्ष को समझ में आया कि अब करें क्या, हमारी राजनीति कैसे चलेगी? बिहार का इलेक्शन आने वाला है, तो राजनीति कैसे करेंगे? राजनीति करने के लिए जब ये कुछ इस तरह का बवाल नहीं करेंगे, तो 4 मीडिया वाले इनसे पूछेंगे नहीं, इस तरह की चर्चा नहीं होगी, देश को ये मैसेज नहीं जाएगा कि विपक्ष बहुत ज्यादा देश के लिए मर रहा है, और इतना मर रहा है कि वो ये कह रहा है कि गुड़गांव में एक विमान गिरा है, इसको बताओ। इससे पता चलता है कि राष्ट्र के प्रति विपक्ष का कितना ज्यादा समर्पण है। अरे भाई, नियम के हिसाब से चर्चा होगी ना, सब कुछ नियमावली में लिखा हो। 32 दिन का सेशन है, 32। अरे भैया, ये नियम हम थोड़ी बताएंगे, ये तो लोकसभा स्पीकर तय करेंगे, और संसदीय कार्य मंत्री तय करेंगे। संदीप जी अरे भाई बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं तो आप, अरे संदीप भाई आप बीच में क्यों बोल रहे हो? आपने बोला, आपने अपने देश के प्रधानमंत्री, अरे संदीप जी आप भैया, हमारी आपकी तो सुनी नहीं जाएगी, चलेगी तो वहां लोकसभा स्पीकर की, संसदीय कार्य मंत्री की, संसद की अपनी एक परिपाटी उससे चलेगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात। आप लोग इसमें फायदा क्या उठा रहे हो? बात कह लेने, और आप किसका फायदा, बात तो कह लेने, किसका फायदा उठा रहे हो? आप किसका फायदा उठा रहे हो? आप किस चीज का? आप संसद नहीं चलने दिया, आप ये बताओ ना। आप चाहते हैं इस मुद्दे को ढकेलते हुए पीछे ले जाएं। अच्छा, एक चीज, खुद ही हंगामा कर देंगे, चर्चा नहीं हो पाएगी, हमारा रंगा सियार शेर बना रहेगा। अच्छा ठीक है, आपका पॉइंट आ गया संदीप जी। ठीक है संदीप जी, आपका पॉइंट आ गया। आज आपको इस तरह से जबरदस्ती चिल्ला के बोल के जाने नहीं दिया जाएगा, एक एक करके जवाब देंगे, सुन के जाइएगा। निखिल जी, पहले तो ये सुन लीजिए कि अगर इंडी गठबंधन और विपक्ष में इतनी औकात है, इंडी गठबंधन और विपक्ष में इतनी औकात है, तो इसी मुद्दे पर संसद को 32 दिन ना चलने दे। हिम्मत है तो करके दिखाए, क्योंकि चलेगी तो संसद नियम से ना। अगर इनमें इतने गट्स हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर इनमें गट्स हैं तो 32 दिन संसद ना चलने दे, फिर पता चलेगा। एक्चुअली ये 3-4 दिन हंगामा करके कल फिर बैठेंगे बैठक में, संसद चलेगी, क्योंकि इन्हें अपना ड्रामा करना है, ड्रामा हो जाएगा। 4 दिन मीडिया में होगा, विपक्ष ने चलने नहीं दी, संसद चलने नहीं दी, उसके बाद बैठ के बतियाएंगे। ये इनका कैरेक्टर है। इसी से पता चलता है कि देश की संसद को ये कितना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उनका उसका इस्तेमाल वो अपने चुनावी मंच की तरह करना चाहते हैं, जो संसद के परिपाटी के हिसाब से नहीं है, और नियमानुसार ही संसद चलेगी।
हर मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों अगर चर्चा के लिए तैयार हैं तो हंगामा क्यों कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे को जब टाइम दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर का ये टाइम है, तो उसको इस भाषण में बोलने की क्या जरूरत है? क्योंकि जवाब तो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी राजनीति हो जाएगी ना कि उन्होंने ये बोला ये बोला ये बोला। वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और अगर इतने गट्स हैं, पूरे विपक्ष को चैलेंज कर रहा हूं, तो 32 दिन संसद ना चलने दें। जी बिल्कुल। जब बात इस बात की होती है कि संसद चलनी चाहिए, निशांत आपसे समझना चाहेंगे वहां जब प्रश्नकाल स्थगित होता है, इस वक्त आपको सीधे लिए चलेंगे सदन की कार्रवाई में, जहां सर्बानंद सोनोवाल पोर्ट बिल पर संबोधित कर रहे हैं सदन को। आइए आपको लिए चलते हैं। Make it a world-class level of ports, particularly in terms of handling the cargo, because that is the key to this ministry. As you all know, we handle more than 90% of the EXIM cargo by volume, 70% by value. We have a huge responsibility. We being the largest transporter of the country, we have to perform it effectively within a time frame. That is why the modernization was most demanding part to get the entire operational procedure qualitative and also satisfactory to the global operators. Then port-led connectivity enhancement. Earlier, there is no connectivity, particularly without railway network, roadway network, it is impossible. And with the presence of all the concerned ministries, particularly Ministry of Finance, Customs, Immigration, etc., etc. So all being properly synchronized, as a result, it was being operated in a very, very integrated approach. That was done effectively, and ultimately all the major ports of the countries are being well connected with railways and roadways and with other relevant agencies, offices available within the port's premises. Then port-led industrialization. The item which was meant for global market, that is to be manufactured close to the ports so that connectivity can be well developed, and also time can be saved and targeted destination can be arrived within a targeted or stipulated time frame. Then coastal community development. All the coastal communities, their employment, their entrepreneurship, their skill development, and also the fishermen's interest. So these are all being effectively addressed. Then there was coastal and inland waterways. Coastal shipping, inland waterways, these are also one of the very, very important area where you need a lot of attention to give and ultimately to be well connected with coastal as well as inland, so that like cargo from both sectors can be well connected and also that could be transported to the global market. So this is the way in the last 10 years time all being effectively implemented. As a result, we could able to develop our capacity of handling cargo. I want to cite out some example. In 2013 and 14, if you look at the figure, 5 million metric ton, that was the cargo handling capacity of those time during the UPA regime. But in the last 10 years, if you look at the figure, it went up to 855 million metric ton. That is the massive growth. Then let us come to the other sectors. Yes, coastal shipping. In 2013-14, the coastal shipping was limited to 87 million metric ton. Now, because of the modernization and also developing the efficiency of the port, it went up to 165 million metric ton.
Even in the inland waterways, it was limited to 18 million metric ton. Now it went up to 145 million metric ton. This is the massive growth story of our ministry. It is only possible because of the Honorable Prime Minister's visions and his untiring effort. And time to time, there is always a call from the PM office that you are to take up this project, that project within a time frame. So this is the, level of commitment and dedication and devotion for the people of the country. That is why this exemplary success story. And I believe we should all be very much happy that Honorable Prime Minister has already set a target for us that by 2047, we should become one of the top 5 shipbuilding nation in the world. Top 5. So this is the power of his vision. तो आप देख रहे थे सर्बानंद सोनोवाल राज्यसभा में अपना वक्तव्य रख रहे थे। पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मंत्री हैं और इस वक्त की और बड़ी खबर आ रही है जिससे हम आपको रूबरू करा दें। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में यह बैठक संपन्न हुई है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में यह बैठक संपन्न हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा पर सहमति बनी है। ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे होगी चर्चा। टीडीपी के आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर चर्चा का प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया है। आपातकाल पर 50 वर्ष पूरे होने पर टीडीपी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है। चर्चा होगी इस पर। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के हालात को लेकर लोकसभा में चर्चा का प्रस्ताव है और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश पर चर्चा का प्रस्ताव दिया था। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से बात हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा का प्रस्ताव आया है और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत हंगामा बरपा हुआ था कि चर्चा नहीं हो रही है, अब कम से कम चीजें क्लियर की गई हैं और ये बताया गया है कि भाई 16 घंटे की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर होगी तो आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भी चर्चा होगी। देखिए, टीडीपी ने ये मांग रखी है कि आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में चर्चा कराई जाए। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कार्य मंत्रणा जो समिति है वो उसकी बैठक हुई थी लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में दोपहर 2:30 बजे और तकरीबन आधे घंटे ये बैठक चली और उसके बाद कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है। जो सरकार महत्वपूर्ण बिल सदन में ला रही है, हम जानते हैं कि आज ही आयकर से जुड़ा जो महत्वपूर्ण विधेयक है उसकी जो संसदीय समिति की रिपोर्ट है वो टेबल की गई है। बैजयंत पांडा जिस समिति के अध्यक्ष थे, आज उस रिपोर्ट को टेबल कर दिया गया है। उस बिल पर भी समय दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। तमाम अन्य महत्वपूर्ण बिल पर क्या समय होगा चर्चा का, उसका भी निर्धारण कर दिया गया है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी कि हमने देखा था कि आज सुबह से ही इस बात को लेकर हंगामा हो रहा था लोकसभा में कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो और ये चर्चा तुरंत शुरू कराई जाए। जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए, संविधान से एक तरह से सदन की कार्रवाई जो है वो लोकतंत्र के नियमों के मुताबिक जो सदन के जो नियम है उसके मुताबिक चलती है और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति तय करते हैं। इस तरह से तुरंत ये जिद करना ठीक नहीं है। जब सरकार तैयार है कि नियमों और परंपराओं के मुताबिक चर्चा हो, सर्वदलीय बैठक में भी इस बात को कही गई थी कि ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर तमाम जो मुद्दे हो उन पर सरकार नियमों और परंपराओं के मुताबिक चर्चा ठीक है, लेकिन 16 घंटे की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर, एक बड़ी चर्चा जिसकी मांग लगातार विपक्ष कर रहा था। तो एक तरह से सरकार जो बार बार कह रही थी कि हम किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, ऑपरेशन सिंदूर में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल, और यही सरकार कर रही थी कि देखिए थोड़ा सा समय दीजिए और जब बीएससी की बैठक होगी उसमें तय कर लीजिए कि कब चर्चा होगी। सत्ता पक्ष इस बात को कह रहा था, विपक्ष की ये मांग थी कि चर्चा के दौरान तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है सत्ता पक्ष के वो मौजूद रहें और ये बीएससी में चर्चा हुई कि अगर आप चाहते हैं कि सभी बड़े नेता मौजूद रहें तो अगले हफ्ते चर्चा कराई जाए, सोमवार से चर्चा कराई जाए। तुरंत आप चर्चा की अगर मांग करेंगे तो सभी प्रमुख जो नेता जिनकी आप मौजूदगी की मांग कर रहे हैं वो एक साथ मौजूद नहीं रह सकते। तो ऐसे में बीएससी में इस बात को कहा गया कि आप अगले हफ्ते से
सोमवार से या फिर अगले दिन से 16 घंटे की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर कराएं। सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी कहा जो मौजूद थे कि वो खुद चाहते हैं कि देश जाने संसद के जरिए कि जो भारतीय सेना का जो शौर्य है, पराक्रम है, जिस तरह से 22 मिनट में टारगेट को ठीक है, इस बारे में जानकारी दी जा चुकी है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस अपडेट के लिए और इस तमाम ब्रेकिंग खबर के लिए। शैलेंद्र ने अपनी इस ब्रेकिंग न्यूज़ से दरअसल जो हमारी चर्चा था उसका भी कहीं ना कहीं उसमें भी एक नया एंगल लेकर के आए हैं और इस पूरे विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, निशांत हमारे साथ जुड़े हैं, विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत, मैं बहुत जल्दी से चाहूँगा कि एक थोड़ा सा फील आप हमको बताइए जब प्रश्नकाल स्थगित कर दिया जाता है, बहुत सारे सांसद पूरी तैयारी के साथ आते हैं कि वो प्रश्नकाल में अपने अपने क्षेत्र के, अपने समय की, अपनी अपनी बात रखेंगे और वो मिस कर जाते हैं। देखिए, नियमानुसार सीधे तौर पर स्पीकर को या तो आप नोटिस देकर अपनी बात रख सकते हैं या प्रश्नकाल में सरकार से सवाल कर सकते हैं और इसके बाद आपको जो है ये 2 महत्वपूर्ण मौका होता है और एक होता है कि शॉर्ट टर्म किसी मुद्दे पर विशेष चर्चा की जाए। इसके लिए भी स्पीकर, अगर लोकसभा में है तो स्पीकर तय करेंगे, आप उनको बताएंगे, उसके बाद आपको इसकी इजाज़त दी जाती है। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण जो है तरीके होते हैं और जैसा कि अभी हमने देखा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जो सहमति जताई है, इसको लोकहित चर्चा कहते हैं कि लोकहित में इस तरीके की चर्चा होनी जरूरी है। और जो मैंने पहले भी कहा कि सरकार का हमेशा से यही कहना था कि हम नियमानुसार चर्चा कराएंगे और सरकार अब नियमानुसार इस पूरे मामले पर चर्चा कराने जा रही है। दूसरा, आपातकाल को लेकर जिस तरीके से आपातकाल पर भी चर्चा है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के हालात पर भी चर्चा है। निश्चित तौर पर ये सारी खबरें हमारे पास आई हैं और जिस तरह से आपने बताया कि नियम के अनुसार ही चर्चा होगी और उसका जो रास्ता है एक तरह से साफ हुआ है। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद मिश्रा, अगर जिस चर्चा की मांग कर रहे थे वो चर्चा तो सामने आ गई है। ये बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष के अभी तक का ये रहा है अभियान में, तो वो इस अभियान में अगर कामयाब हुए हैं कि अगर वो इस चर्चा में सीरियसली आते हैं और चर्चा करते हैं। बाकी अगर संदीप त्रिपाठी जो बात कर रहे थे, मैं उनकी बात पे आऊँ। त्रिपाठी जी एक फील्ड जनरल है पाकिस्तान का, वो फील्ड मार्शल बन गया था इसी सोशल मीडिया के गॉसिप और सोशल मीडिया की खबर को लेके। आज तक वो भारत के खिलाफ में पाकिस्तान के किसी ऑपरेशन का एक सबूत नहीं पाकिस्तान दे पाया। उसने भी दावा किया था कि भारत के 5 एयरबेस को तबाह किए हैं और आप देख लीजिए कि वो भारत का क्या पूरी दुनिया की सारी ताकत लग गई है। भारत के किसी भी कोने में, किसी भी जगह, किसी भी एयरबेस का एक फोटो तक नहीं मिल पाया। तो इस सोशल मीडिया के गॉसिप से अगर कोई खबर बनती हो और उस पर अगर बात बनती हो, तब फिर आप अगर राहुल गांधी इस बात के लिए कल से सवाल बार बार उठा रहे हैं कि 5 जेट गिराए गए, वो जेट कहाँ का था। भाई जो ट्रंप है वो खुद कह रहा है, वो भी नहीं कह रहा है किस देश का है और आप सरकार से जवाब चाहते हैं। तो अगर इसी तरह के सवाल को लेके अगर आप 16 घंटे के बहस में आएंगे तो देश को क्या मिलेगा, ये हम आप देख रहे हैं। संदीप इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ये बात का त्रिपाठी जी समझना कि ये सोशल मीडिया का जो गॉसिप है और सोशल मीडिया की जो फेक न्यूज है, संसद की चर्चा में वो चीजें नहीं आती है। ठीक है, चर्चा में आपके पास सबूत होनी चाहिए, तर्क होनी चाहिए। ठीक है विनोद जी, हमारे पास समय बहुत कम है। मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से अपनी बात रखें। संदीप त्रिपाठी, अब आप संतुष्ट होंगे, अब आप संतुष्ट होंगे 16 घंटे की चर्चा मिली है। देखिए सर, अभी जो है मिश्रा जी कह रहे थे, मिश्रा द्वय, दोनों मिश्रा जी जो कह रहे थे, मिश्रा द्वय की बातों को अगर हम करें तो 2 बातें पहली मिश्रा जी ने कही जो भाजपा वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो है कांग्रेस इसी तरीके से अगर हिम्मत हो, औकात या ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया। देखिए सर, उसी का परिणाम है कि 16 घंटे की चर्चा जो है, विपक्ष के पास कोई गोली चलाने का अधिकार नहीं होता, उसके पास हंगामा करने का अधिकार,
अपनी बात मनवाने के लिए वॉकआउट करने का अधिकार। ठीक, आपका पॉइंट ये आ गया कि आपके हंगामे और आपके दबाव की वजह से ये चर्चा मिली है। इस पर बहुत जल्दी से जवाब ले लेते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत समय कम है। आप समझिए, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने आपका मेन मुद्दा ले लिया, मैंने आपका मेन पॉइंट ले लिया है। इस पर जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी, जिसको कह रहे हैं कि बीजेपी वाले मिश्रा जी और मिश्रा द्वय, बहुत अच्छी तरीके से बात आपने रखी है। डॉक्टर कौशल कांत, देखिए, मैं तो यही कह रहा था ना, अब अगले सोमवार के लिए सब लोग तैयार हैं, सदन में चर्चा होगी। तो मैं यही तो कह रहा था कि अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि आज से नहीं होगी तो फिर वो 32 से ना है ना चर्चा में, पर उन्हें आज केवल ड्रामा करना था। ये देश को दिखाना था मीडिया के थ्रू कि देखो हमारी वजह से चर्चा हो रही है। ये तो पहले से ही कार्य लिस्ट में था, ऑलरेडी से डिक्लेयर्ड था। तो वो श्रेय कैसे ले विपक्ष की, हाँ हमारी वजह से, जो अभी तुरंत इन्होंने ले लिया संदीप जी ने। सिर्फ ये श्रेय की लड़ाई है और कुछ नहीं है। केवल वो चाहते हैं कि संसद उनका राजनीतिक मंच हो, चुनावी मंच हो, जहां से वो भाषण दें और केवल वही भाषण दें। तो ये संसद को दरअसल चुनावी मंच, राजनीतिक मंच बनाने की बात कही जा रही है और अपनी अपनी सियासत है। इस बीच में खबर सबसे बड़ी ये है कि ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की चर्चा होगी। आप सभी का, निशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स देने के लिए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, विनोद मिश्रा और संदीप त्रिपाठी जी, सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी केरल की सियासत में अपने क्यों बने पराए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी केरल की सियासत में अपने पराए। अगले साल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केरल में बयानबाजी का दौर, बयानबाजी का सिलसिला तेज हुआ है। सत्ता में लौटने को बेताब कांग्रेस पार्टी में उलझन ज्यादा है। उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर पार्टी में दरार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने शशि थरूर पर फिर से निशाना साधते हुए कहा है कि जब तक वो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अपना रुख नहीं बदलते, तब तक उन्हें राज्य की राजधानी में किसी भी पार्टी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। मुरलीधरन ने कहा कि थरूर को अब हम अपने में से एक नहीं मानते। पिछले दिनों केरल में एक कार्यक्रम में सांसद शशि थरूर ने कहा था कि राष्ट्र सर्वोपरि है और पार्टियां देश को बेहतर बनाने का माध्यम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेशन फर्स्ट को लेकर शशि थरूर ने देश दुनिया में भारत की बात को मजबूती से रखा है, लेकिन व्यक्तिगत विचारों का सम्मान या फिर विचारों की स्वतंत्रता को लेकर कांग्रेस पार्टी का यह दुराग्रह समझा जा सकता है। केरल के एक बड़े कम्युनिटी के नेता वेल्लापल्ली ने एक समागम में कहा था कि केरल में मुस्लिम समाज की बढ़ती आबादी राज्य के प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। कुछ वर्षों में मुस्लिम समाज राज्य की सबसे बड़ी आबादी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह आरोप विजयन सरकार पर लगाया है। कांग्रेस नेता वीडी सतीसन का कहना है कि SNDP के सचिव का यह बयान मुख्यमंत्री विजयन के निर्देश पर आया है, यानी UDF और LDF में संघर्ष इस बात को लेकर है कि कौन ज्यादा सेकुलर है। यही वजह है कि भारत माता की मूर्ति से लेकर गुरु पूर्णिमा के विरोध में कांग्रेस सहित वामपंथी नेता एक सुर में बात करते हैं और राज्य में सेकुलर छवि को बिगाड़ने की और उसके बिगड़ने की बात करते हैं। अब कांग्रेस कम्युनिटी लीडर के बयान को CPM सरकार से जोड़ा जा रहा है और कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने कहा है कि केरल में शशि थरूर साथ में नहीं है क्योंकि वे हमेशा कांग्रेस पर हमला करते हैं। The final authority will be the Congress High Command. They should take whether action, they can take action or they can allow him to continue the party. That will be decided by the Congress High Command. But at present in Kerala situation, we are not ready to cooperate with him because he is always attacking Congress party, he is attacking Indira Gandhi, and he is unnecessarily he is mentioned about Sanjay Gandhi. उधर शशि थरूर का कहना है कि उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, ना कि पार्टी।
is unfortunately or otherwise, in any democracy, it's about competition. And as a result, when people like me say that we respect our parties, we have certain values and convictions that keep us in our parties, but we need to cooperate with other parties in the interests of national security, the question you asked, sometimes the parties feel that is disloyal to them, and that becomes a big problem. Which is your first loyalty? To my mind, the nation comes first. Parties are a means of making the nation better. और हिंदी नेता वेल्लापल्ली नटेसन का कहना है कि केरल के प्रशासनिक मामलों में मुस्लिम समुदाय का अनुचित हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है। കേരള കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടുവോ? അവർക്കെല്ലാം അവർ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ്. എൻ്റെ ദുഃഖം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് കാന്തപുരം വരെ, കാന്തപുരം ഒരല്പമെങ്കിലും വിവേകമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരു മതപണ്ഡിതനല്ലേ? മതപണ്ഡിതന്മാരാണ് കൊടുവാളുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും മതപണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ പക്വതയുള്ളതും മാന്യവും വിവരമുള്ള ആളാകേണ്ട പകരം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മതപണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് जनसंख्या आनुपातिकമായി രാഷ്ട്രീയ അധികാരം വേണം। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता विनया इस वक्त तिरुवनंतपुरम से जुड़ी हुए हैं। विनया, राज्य की राजनीति जो है वो घमासान मचा हुआ है और घमासान इस बात को लेकर है कि सेकुलर कौन ज्यादा अपने आप को दिखा पाएगा, और इसी को लेकर के जो वेल्लापल्ली का बयान है उसको आप देखिए कि किस तरह से उसको लेकर जोड़ा जा रहा है। और ये बात नहीं कही जा रही है कि अगर किसी समुदाय के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि उसका इंटरफेरेंस ज़्यादा है या उसका दबाव ज़्यादा है तो उस पर बातचीत की जाए, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आखिर भाई इस तरह की बात उठाई क्यों जा रही है। तो ये बात समझा जा सकता है। ये जो वेल्लापल्ली नरेशन है, केरला का एक प्रबल समुदाय है ईड़वा समुदाय। ईड़वा समुदाय का नेता है। ईड़वा समुदाय का एक संगठन है SNDP योगम करके। SNDP योगम का महासचिव है वेल्लापल्ली नरेशन। वेल्लापल्ली नरेशन ने जो बात उठाया है वो है कि केरल में मुस्लिम समुदाय ज्यादा प्रभाव ले रहे ये राज्य सरकार के ऊपर। ये कहने का बात और ये रीजन ये है कि अभी रिसेंटली केरला की राज्य सरकार ने यहाँ स्कूल का टाइमिंग में थोड़ा परिवर्तन करने का निर्णय लिया था, क्योंकि स्कूल थोड़ा जल्दी शुरू होना है और शाम को आधा घंटा और एक्स्ट्रा तो स्कूल चलाना है। ये उसकी अध्ययन की वजह से एक निर्णय लिया था, मगर मुस्लिम क्रिक्स ने और मुस्लिम जो संगठन है उसका विरोध कर रहे। वो लोगों को कहना ये है कि अगर ये जो टाइमिंग में ऐसा परिवर्तन होगा तो उनका ये धार्मिक अध्ययन होता है मदरसा में, उसका ये विरोध हो जाएगा और उसमें इसका प्रभाव पड़ के उधर बच्चे नहीं आ पाएगा। तो ये एक इनका वे मुद्दा उठाया है। इनके ऊपर ये जो परिवर्तन को ये लोग विरोध कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि स्कूलों में, केरल की स्कूलों में ज़ुम्बा डांस का वो परिशीलन देने के लिए भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया था। उसको भी ये मुस्लिम संगठन और क्लरिक्स विरोध कर रहे, क्योंकि उनका कहना ये है कि ये जो ज़ुम्बा डांस होता है वो अल्प वस्त्र पहन के कर रहे, ये मुस्लिम जो कल्चर है उनका विरोध है और ये मुस्लिम बच्चों को ज़ुम्बा डांस करने नहीं चाहिए। तो ये दो मुद्दे हैं ये लोग उठाया। और ये राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य सरकार ने ये जो मुस्लिम संगठनों को ये चर्चा में बुलाया है कि इस मुद्दे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। ये वेल्लापल्ली नरेशन का कहना ये है कि ये जो सरकार का पॉलिसी है, अगर सरकार ने निर्णय लिया ये स्कूल का टाइमिंग थोड़ा हम बदलेंगे या परिवर्तन करेंगे, तो उस निर्णय को लेकर सरकार को आगे जाना चाहिए। ये सरकार का पॉलिसी का या एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तब ये मुस्लिम सरकार अगर दबाव में आ रही है, मुस्लिम कम्युनिटी क्लरिक्स ने इसमें, हाँ सरकार अगर, बिल्कुल ठीक बात है विनय, अगर सरकार दबाव में आ रही है और सरकार जो क्लरिक्स जिनकी बात आप कह रही हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी के दबाव में आकर अगर इस पे पीछे कदम उठाती है तो जाहिर तौर पर सवाल उनसे पूछे ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया विनय, हमारे पास समय आज बस इतना ही है इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी अवैध धर्मांतरण के फैलते जाल पर। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझकर इन्वेस्ट कर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात होगी अवैध धर्मांतरण के फैलते मायाजाल पर। अवैध धर्मांतरण मामले में छांगुर की गिरफ्तारी के साथ ही देश में धर्मांतरण के फैलते जाल का खुलासा हुआ है। यूपी के बलरामपुर में से जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट का पता चला। हिंदू लड़कियों के इस्लाम अपनाने के लिए वो लाखों रुपए देता था। यूपी ATS के मुताबिक छांगुर गैंग के सदस्यों ने करीब 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की थी। गैंग के सदस्यों ने खुद के नाम और अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज्यादा बैंक खाते खुलवाए थे, जिन पे लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि का लेन देन हुआ था। विदेशी फंडिंग से एक साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति, शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई। अवैध धर्मांतरण का यह खेल ऐसे सिर चढ़कर बोला कि कभी साइकिल पर गली गली घूमकर अंगूठी बेचने वाला छांगुर देखते ही देखते अरबों के साम्राज्य का मालिक बन बैठा। खास बात है कि ऐसा करने वाला सिर्फ छांगुर गैंग ही नहीं है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड तक, असम से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक विदेशी फंड का मायाजाल फैला हुआ है। अब यूपी में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए ऑपरेशन अस्मिता चलाया जा रहा है। इसके तहत अभी 2 रोज पहले फिर छांगुर जैसे एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। आगरा में 2 बहनों की गुमशुदगी के बाद इस मामले का खुलासा हुआ, जिसमें पश्चिम बंगाल, गोवा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस नेटवर्क की फंडिंग कनाडा और अमेरिका से हो रही थी। जांच में खुलासा हुआ है कि मामला केवल गुमशुदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संगठित नेटवर्क से जुड़ा था जो लव जिहाद, रेडिकलाइजेशन और अवैध धर्मांतरण में लिप्त था। यह समझने की बात है कि अवैध धर्मांतरण क्यों इतना खतरनाक है। यह केवल धर्म नहीं बदलता, यह संस्कृति को मिटाता है, परिवार तोड़ता है और आत्मसम्मान को कुचलता है, आत्मचेतना को कुचलता है। लव जिहाद, झूठी पहचान और विवाह के माध्यम से भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसाया जाता है। NGO और धर्मांतरण प्रचारकों को विदेशी फंडिंग से समर्थन मिलता है। युवतियों को डिजिटल कट्टरपंथ और आतंकी मानसिकता में ढाला जाता है दरअसल। तो धर्मांतरण के जाल में फंसी तमाम महिलाएं, उनके परिजनों का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। मेरी उससे लड़के की जो जान पहचान हुई, वो जब वो ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी दिल्ली, तब उसकी जान पहचान हुई थी दिल्ली, क्योंकि वो बताती थी कि बदर अख्तर सिद्दीकी कई बार उसे चावल लाता है पीर बाबा के पढ़वा के, जो झांगुर देता था, और उसने पानी वानी भी दिया था। स्पेशल कोई बोतल में लेके आता था, उसको पानी पिलाता था, जो वो स्पेशल बताता था। मेरे जो बाबा हैं, पीर बाबा हैं झांगुर, वो उन्होंने दिया है। महबूब हमें पकड़ ली हैं और नवीन पकड़ ली हैं। उसके बाद में कमरे में लेके गए, हमारे साथ गलत काम हुआ। नीचे आए, छांगुर बाबा से हम बोले कि छांगुर बाबा तार बच्चे हमारे साथ बहुत गलत काम किए। कहीं तो क्या हुआ, कुछ नहीं गलत हुआ। ये हमारे धर्म में आ जाओ, मुसलमान हो जाओ, सुखी रहो, संपत्ति पाइबो, आराम रही। मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े हुए हैं। विकास, ये जो छांगुर का आपने मायाजाल देखा, दरअसल ये मायाजाल छांगुर तक सीमित नहीं है। आपने ही रिपोर्ट किया 2 दिन पहले आगरा से 2 बहनों की गुमशुदगी का मामला था और ये रैकेट भी 6 प्रदेशों में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये मायाजाल धर्मांतरण का फैला हुआ है। जी बिल्कुल निखिल, और इसे कहा जा सकता है अब कि ये पूर्ण सुनियोजित राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। और जिस तरीके से इसके तार देखा हमने कई राज्यों में फैले हुए हैं। आगरा की उस घटना की जो युवती मार्च में लापता हुई थी, 6 राज्यों में पकड़ा गया था इनके अपराधियों को, इनसे जुड़े हुए लोगों को। और जो गतिविधि चल रही है, जो फंडिंग हो रही है इसकी, कनाडा, अमेरिका और दुबई से हो रही है। तो किस तरीके से इसको पोसा जा रहा है और खास तौर से ये सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। न जाने कितने छागुर इस समाज में फैले हुए हैं और इन पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एटीएस और एसटीएफ दोनों ही इसमें छानबीन कर रही है। साथ ही साथ अब केंद्रीय एजेंसियों की भी इसमें मदद लेने की बात कही जा रही है, क्योंकि कोलकाता हो, गोवा हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, इन सब जगहों से इसके तार जुड़े मिले। वहीं अगर छांगुर की बात करते हैं तो यहां से लेकर मुंबई तक किस कदर उसकी प्रॉपर्टी फैली, करोड़ों अरबों का साम्राज्य खड़ा किया और उसके बाद भोले भाले मासूम लोगों को बरगलाकर यूपी में ऑपरेशन अस्मिता चलाया जा रहा। विकास, बिल्कुल जी बिल्कुल, इसी के विरोध में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे प्रकरण को देखते हुए ऑपरेशन अस्मिता चलाया हुआ है और इसमें तमाम उन गिरोहों को पर्दाफाश किया जाएगा और खासतौर से इस समूचे नेटवर्क को तोड़ने के लिए कहने की एक बड़ी कार्रवाई है। अब जिस तरीके से आगरा में हुई घटना के बाद जो 10 लोग पकड़े गए थे, उनमें से एक युवती भी थी, उन लोगों को पुलिस रिमांड 10 दिन की मिली है। उनसे पूछताछ के बाद तमाम और सारे नए तथ्य सामने आएंगे। और साथ ही साथ अगर छांगुर की बात करते हैं तो कल भी उसका एक सहयोगी करीबी पकड़ा गया था। तमाम सारे मामले खुलकर सामने आ रहे हैं और एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है इसमें। जी बिल्कुल, अब ये मायाजाल जो है वो टूट रहा है, कार्रवाई की जा रही है, ऑपरेशन अस्मिता चलाया जा रहा है। उम्मीद है कि ये जो पूरा तंत्र है, ये जो सिंडिकेट है, इसको तोड़ा जा सकेगा। बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।